हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम आकांक्षा सैनी है और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो चाहे आप कोई भी छोटे से छोटा एग्जाम ले लीजिए या यूपीएससी ले लीजिए, हर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, पहले तो सबसे पहले देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स इनको नाम दिया गया है क्योंकि ये बहुत असेंशियल है, फंडामेंटल है ऑल राउंड डेवलपमेंट के, इंडिविजुअल्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट में। ठीक है, इनको फंडामेंटल राइट्स नाम दिया गया है क्योंकि दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कहाँ से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स? ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। कौन से पार्ट में इंश्राइंड है? पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंश्राइंड है। क्वेश्चन आता है दैट फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। ठीक है, पहले ओरिजिनली हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 और 30 में है। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको डिलीट कर दिया गया लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट से। और इसको क्या बना दिया गया? इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 31 से इसको भेज दिया गया आर्टिकल 300 ए में। ठीक है, पहले कौन से पार्ट में था? जब आर्टिकल 31 में था इट वाज इन पार्ट 3। अब कौन से पार्ट में है? अब है पार्ट 12 में। तो बहुत बारी क्वेश्चन आया गया है दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? तो वो है 12th पार्ट में। कौन से आर्टिकल में है? 300 ए में। ठीक है, तो अभी हमारे पास इस आर्टिकल को हम हटा देते हैं। ये हमारा एक लीगल राइट बन चुका है। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे आर्टिकल्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैम इतने सारे राइट्स कैसे याद करें, इतने सारे आर्टिकल्स हमको नहीं याद रहते हैं। तो एक निमोनिक बनाया है जो कि है क्रेफ। ठीक है, इससे देखो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स याद हो जाएंगे। ई से राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, कैसे याद रखना है? 14 पहला आर्टिकल आप याद रख लो कि आर्टिकल 14 से राइट टू इक्वालिटी है। फिर 14 4 into 2 8। ठीक है, 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी है। ई के बाद आता है एफ। एफ इज राइट टू फ्रीडम। 19 से 22 हमारा राइट टू फ्रीडम है। देन अगेन ई, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जिसमें चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के राइट्स है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। देन आर से आर्टिकल 25 से 28 में हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, फिर सी से हमारे 2 फंडामेंटल राइट्स है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है 29 और 30 आर्टिकल में। और आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होते हैं, फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो वो कौन से फंडामेंटल राइट्स है? वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 21 एंड 30। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। तो ये 5 राइट्स है जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 14।
आर्टिकल 14 में दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 कहता है दैट स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। की आर्टिकल 14 के अंडर स्टेट किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं करेगा। अब मीनिंग जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश ओरिजिन कॉन्सेप्ट है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि किसी भी इंसान के लिए कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, चाहे एक रिक्शा वाला है, चाहे एक डॉक्टर है, चाहे एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, चाहे एक आईएएस ऑफिसर है, वो सारे लॉ की नजरों में सेम है। लॉ इक्वली अप्लाई होगा हर किसी के लिए, कोई भी लॉ से बड़ा आदमी या औरत नहीं है। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कि किसी के लिए भी कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, लॉ की नजरों में सब बराबर। ऑन दी अदर हैंड दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन ओरिजिन कॉन्सेप्ट है। वो क्या कहता है कि सिमिलर ट्रीटमेंट उन्हीं लोगों में होगा जो कि सिमिलरली सिचुएटेड है, जो कि सिमिलरली प्लेस्ड है। हम एक जैसे सर्कमस्टांस में हर किसी को नहीं रख सकते हैं, जो सिमिलरली प्लेस्ड है हम उन्हीं को रख सकते हैं। ठीक है। ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन, SC ST की रिजर्वेशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंडर आ सकती है। वो ये कहता है कि SC ST के साथ हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है पास्ट में। ठीक है। उनके साथ बहुत ही बदसलूकी हुई हुई है, उनको उनके राइट्स नहीं मिले हुए पास्ट में, तो वो अलाउ करता है कि उनको रिजर्वेशन मिले, क्योंकि पास्ट में वो सिमिलरली सिचुएटेड नहीं रहे हैं ब्राह्मण्स के। ठीक है। तो ये डिफरेंस है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। सो दैट इज आवर आर्टिकल 14। यूजुअली जो भी हमारे वन डे एग्जाम्स रहते हैं उनमें डायरेक्ट पूछते हैं। आर्टिकल 14 दे देंगे, आपको चार ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इनमें से आर्टिकल 14 कौन सा है। या ये आ जाएगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कौन सी कंट्री से लिया गया है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश ओरिजिन कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन ओरिजिन कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है दैट स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट इन 5 सब्जेक्ट्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, उसकी कास्ट के आधार पे, ठीक है, उस सेक्स के बेसिस पे, या फिर वो कहाँ पैदा हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, चाहे हरियाणा में पैदा हुआ है चाहे आंध्रा में पैदा हुआ है, इस बेसिस पे स्टेट किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। इस आर्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ओनली। ओनली का मतलब है कि स्टेट सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, लेकिन इनके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। तो आपको आर्टिकल 15 पता होना चाहिए कि क्या है उसमें, दैट स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। देन आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है दैट स्टेट शुड प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है या अपॉइंटमेंट है टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, तो जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंट के बेसिस पे किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ठीक है। अगर कोई एक पियोन है या कोई एक डॉक्टर है, उन दोनों के पास चांस है कि वो पब्लिक ऑफिस कोई भी ले सकते हैं, वो गवर्नर बन सकते हैं, वो आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। स्टेट किसी को भी, किसी के भी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी एम्प्लॉयमेंट के मैटर में। आर्टिकल 15 में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ था। आर्टिकल 16 में दो और चीजें ऐड हुई है, जो कि है डिसेंट और रेजिडेंस। ओके।
देन मूविंग टू नेक्स्ट, हम बहुत डिटेल में इसलिए नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज तो एक आर्टिकल में पूरी एक क्लास लगती है, क्योंकि वन डे एग्जाम्स में इतना सफिशिएंट होता है। सुपरफिशियली पूछेंगे आपसे, आर्टिकल पूछेंगे, उसमें थोड़ी सी डिटेल्स आपसे पूछ सकते हैं, उसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। देन आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, आप आरपीएससी का ले लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं दैट विच आर्टिकल इन आर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में है? इट इज इन आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को उसके हर फॉर्म में उसकी प्रैक्टिस को फॉरबिड करता है और अबॉलिश करता है। लेकिन अनटचेबिलिटी वर्ड, ये टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी भी एक्ट में मेंशन्ड नहीं है डायरेक्टली। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी। देन कम्स आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये चार प्रोविजन बनाता है। ये प्रोहिबिट करता है, स्टेट को रोकता है कि किसी को भी कोई टाइटल कन्फर करने से, ना चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो, स्टेट किसी को भी कोई टाइटल दे नहीं सकता है मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा। लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, मेजर लगा सकते हैं, जनरल लगा सकते हैं, लेफ्टिनेंट लगा सकते हैं, लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल के अलावा, चाहे सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, वो अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 18 प्रोहिबिट करता है किसी भी सिटीजन, इंडिया का कोई भी सिटीजन है, उसको कोई भी फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट करने से। ठीक है, अगर कोई फॉरेनर है जिसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट के अंडर, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर एक्सेप्ट किया हुआ है, वो कोई भी टाइटल किसी फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना। ठीक है, एक और प्रोविजन है आर्टिकल 18 में कि कोई सिटीजन या फॉरेनर जिसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, कोई भी सिटीजन या फॉरेनर जो कि गवर्नमेंट के अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है, वो कोई भी गिफ्ट, इमोल्यूमेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकता है किसी फॉरेन स्टेट से प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना। ओके, तो इससे ये क्लियर है कि जितने भी हेरिडिटरी टाइटल्स होते थे, जैसे कि महाराजा, राय बहादुर, राज बहादुर, राय साहब, दीवान साहिब, ये सारे बैंड कर दिए गए हैं बाय आर्टिकल 18, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस टू ऑल के अगेंस्ट है। ओके, सो दिस इज आर आर्टिकल 18। देन मूविंग टू अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम। 19 से 22 में है राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स। जो आर्टिकल 19 है वो गारंटी करता है सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right to assemble peacefully and without arms, right to form association, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of India, right to practice any profession। अब चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये क्या इंप्लाई करता है? आर्टिकल 19 ए का पार्ट है। ये क्या इंप्लाई करता है कि हर सिटीजन के पास राइट है उसके व्यूज एक्सप्रेस करने का, उसके ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का, उसके बिलीव्स एक्सप्रेस करने का, लिख कर, प्रिंट कर कर, पिक्चर के थ्रू, कैसे भी कोई भी सिटीजन अपने राइट्स को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने व्यूज को प्रोपगेट कर सकता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है इसके अंडर। ठीक है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस आता है। तो ये कुछ राइट्स हैं जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आते हैं आर्टिकल 19 ए में। फिर 19 बी में आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली। हर सिटीजन के पास राइट है कि वो पीसफुली असेंबल हो सके, आर्म्स के बिना, विदाउट आर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्म्स के बिना कोई भी सिटीजन या फिर एक ग्रुप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, किसी चीज को सेलिब्रेट कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक लैंड पे अलाउड है किसी भी सिटीजन को असेंबल होना, लेकिन शर्त ये है कि असेंबली जो है पीसफुल होनी चाहिए और अनआर्म्ड होनी चाहिए।
ये वायलेंट, डिसऑर्डरली या फिर राइटियस असेंबली होती है, नारेबाजी चल रही होती है जिसमें आर्म्स रहते हैं लोगों के पास, या फिर पब्लिक पीस को ब्रीच कर रहे होते हैं, उसको ये सपोर्ट नहीं करता है। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक भी फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंडर नहीं आता है। देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन 19C, सारे सिटीजन्स के पास राइट है टू फॉर्म एसोसिएशन। जितने भी सिटीजन्स हैं वो सब एसोसिएशन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, ठीक है। उनके पास राइट है, वो पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स बना सकते हैं, सोसाइटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट टू फ्रीडम के अंडर आर्टिकल 19C में हमें दिया हुआ है। ये सिर्फ एक एसोसिएशन स्टार्ट करने का ही राइट नहीं देता है हमें 19C में, बट टू कंटिन्यू विद द एसोसिएशन और यूनियन एज सच, ठीक है। लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि एसोसिएशन बनानी बनानी है या पॉलिटिकल पार्टी बनानी बनानी है। ये नेगेटिव राइट भी कवर करता है, विच इज नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन। मैंडेटरी नहीं है कि हमें कोई एसोसिएशन ज्वाइन करनी है या कोई यूनियन ज्वाइन करना ही करना है। वी कैन डेफर फ्रॉम दैट। देन 19D इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये फ्रीडम एंटाइटल करता है हर किसी सिटीजन को टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अगर आज मेरा मन करे कि मुझे दिल्ली से उठ के केरला जाना है या कर्नाटका जाना है, तो मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपने देश में थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री कहीं भी फ्रीली घूम सकती हूँ। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकती हूँ, एक प्लेस से दूसरी जगह जा सकती हूँ, एंड दिस इज इन शॉर्ट थ्रू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। लेकिन दो रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है। क्या? एक तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, अगर जनरल पब्लिक बॉदर नहीं हो रही है मेरे इधर उधर घूमने से, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। मैं किसी शेड्यूल्ड ट्राइब के एरिया को, अगर उनके राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर रही हूँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कहीं भी घूम सकती हूँ। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, 19 में सिर्फ हमारे कंट्री के अंदर घूमना अलाउड है, ठीक है। ये सिर्फ थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री में घूमना इंश्योर करता है, आउट ऑफ कंट्री या फिर अब्रॉड घूमना इंश्योर आर्टिकल 19 नहीं करता है। वो इंश्योर होता है आर्टिकल 21 से, ठीक है। देन 19E इज फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। हर सिटीजन के पास राइट है कि वो जहां चाहे, जिस जगह पर चाहे कंट्री में जाके रह सकता है, सेटल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी जॉब बैंगलोर शिफ्ट हो जाती है तो मैं जाके बैंगलोर रह सकती हूँ, ये मेरे पास राइट है, ठीक है। राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। टेम्परेरीली मैं जा सकती हूँ, 1 महीने के लिए, 2 महीने के, या फिर मैं परमानेंटली सेटल भी हो सकती हूँ कंट्री के किसी भी पार्ट में, ओके। अगर वो मेरा बर्थ प्लेस नहीं है वो स्टेट, फिर भी मैं जाके उस स्टेट में सेटल हो सकती हूँ, रह सकती हूँ। देन 19F इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। हर सिटीजन के पास राइट है कि वो अपने मन का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस कैरी कर सकता है। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं होती है। मुझे टीचिंग करनी है, मैं टीचिंग कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, मैं किसी भी तरीके से अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकती हूँ। लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं इस राइट पे, कि स्टेट किन्हीं किन्हीं एग्जाम्स के लिए, किन्हीं किन्हीं प्रोफेशंस के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मिनिमम मेरे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बिना ग्रेजुएशन के आई एम नॉट क्वालिफाइड टू बी एन आईएएस ऑफिसर। स्टेट कुछ ट्रेड, बिजनेस या फिर इंडस्ट्री या फिर कुछ सर्विस एक्सक्लूड कर सकती है सिटीजन से और खुद कर सकती है वो, ठीक है। तो स्टेट के पास ये राइट होता है। Then next is Article 20, protection and respect of conviction for offenses. Article 20 protection देता है, ग्रांट करता है सिटीजन्स को आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक अक्यूज्ड पर्सन है तो उसको सिर्फ एक ही तरीके से हम पनिश कर सकते हैं, वो है जब उसने कोई लॉ को वायलेट किया, ठीक है। या फिर अगर लॉ में वो पनिशमेंट जो मेंशन्ड है हम उसको वही दे सकते हैं, उससे ज्यादा पेनल्टी या उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं जितनी लॉ में मेंशन्ड है।
एक पर्सन को एक लॉ वायलेशन के लिए एक ही बारी पनिश कर किया जाएगा, एक वायलेशन के लिए एक से ज्यादा बारी पनिश हम नहीं कर सकते हैं सेम ऑफेंस के लिए, ठीक है। किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो खुद के अगेंस्ट विटनेस बने। तो ये हमारे आर्टिकल 20 में आते हैं। इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज्ड पर्सन, कि अगर लॉ वायलेट किया है तभी पनिशमेंट मिलेगी, जितनी लॉ में पनिशमेंट मेंशन्ड है उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकती हैं। एक ही बारी पनिशमेंट मिलेगी एक क्राइम की, उससे ज्यादा बारी नहीं मिल सकती है। Then one of the most important articles in our constitution, right to life and personal liberty, article 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इमरजेंसी के केस में भी ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को दिया गया है। इनमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, डिसेंट एनवायरनमेंट मिलना चाहिए हर सिटीजन को, प्राइवेसी मिलनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई थिंक 2019 के आसपास ही राइट टू प्राइवेसी पहले नहीं था, 2019 के आसपास ही आर्टिकल 21 में ऐड किया गया था। तो बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है दैट राइट टू प्राइवेसी इज इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? सो इट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर पूछ लेते हैं बहुत बारी कि कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आर्टिकल 21 में, ओके। तो ये आप देख लीजिए, कुछ और आर्टिकल्स हैं। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, ओके। ये सारे हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी आया हुआ एग्जाम में पहले कि राइट टू इंफॉर्मेशन कौन से आर्टिकल में आता है। सो इट इज एन आर्टिकल 21। राइट टू रेपुटेशन, राइट टू स्लीप, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा बट राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट, ओके। राइट टू अपॉर्चुनिटी, तो ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 21। देन आर्टिकल 21A डिक्लेयर करता है दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों को जो स्टेट है वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये जो प्रोविजन है एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाता है, लेकिन प्रोफेशनल या फिर हायर एजुकेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये जो प्रोविजन है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 संविधान संशोधन एक्ट 2002 से ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले नहीं था ये फंडामेंटल राइट, ओके। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन ग्रांट करता है टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन। जो पर्सन अरेस्ट किए जाते हैं उनके पास राइट होता है कि उनको इन्फॉर्म किया जाए कि किस ग्राउंड्स पे उनको अरेस्ट किया है। उनके पास राइट होता है कि वो डिफेंड कर पाए खुद को एक लीगल प्रैक्टिशनर से। उनके पास राइट होता है टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ठीक है। और उनके पास ये भी राइट होता है टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद उनको रिलीज कर दिया जाए, अनलेस द मैजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन। अगर मैजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन ऑथराइज नहीं करते हैं तो उनको उनके पास राइट है अरेस्टेड या डिटेन पर्सन के पास कि वो 24 घंटे के बाद रिलीज किया जाए, ओके। देन आर्टिकल 23 एंड 24 है हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिक, फोर्स्ड लेबर, बेकार क्या होता है कि बिना कॉम्पनसेशन के, बिना रेम्यूनरेशन के काम कराना, फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो आर्टिकल 23 इनको प्रोहिबिट करता है। ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 23 किससे डील करता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23 एंड फोर्स्ड लेबर इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में क्या क्या चीजें आती है? सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन इज नॉट अलाउड, गुड्स की तरह चिल्ड्रंस को बेचना खरीदना अलाउड नहीं है, ओके। देवदासीज, स्लेवरी, टू पनिश दीज एक्ट्स पार्लियामेंट ने इमोरटल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बनाया है 1956, ओके। तो ये हमारा आर्टिकल 23।
देन आर्टिकल 24 जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। 14 ईयर्स से बिलो के जो चिल्ड्रन है उनको ये प्रोहिबिट करता है किसी भी फैक्ट्री में काम करने से, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करने से। ओके, देन कम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 कहता है कि जितने भी पर्सन है उनके पास राइट है कि वो फ्रीली प्रोफेस कर पाए, अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर पाए, जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं, पूजा है, किसी को मंदिर में जाना है, किसी को मस्जिद में जाना है, प्रोपगेट करना है अपना रिलीजन, उनके पास ये राइट है टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन। ठीक है, कॉन्शियस का मतलब होता है कि जो भी इनर फ्रीडम है सबके पास, कि वो अपने भगवान के साथ कैसा रिश्ता बनाते हैं। जैसे जिसका मन करे कि किसी का मन मस्जिद में जाने का करे, किसका मन मंदिर में जाने का करे, किसी का मन करे कि मेरे को घर से ही पूजा करनी है, तो सबके पास ये अपना राइट है कि जिसको जैसा भगवान के साथ रिश्ता रखना है वो अपने हिसाब से कर सकता है। राइट टू प्रोफेस, हम डिक्लेयर कर सकते हैं अपने रिलीजियस बिलीफ और अपने फेथ ओपनली उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिलीजियस वर्शिप कर सकते हैं, सेरेमनीज कर सकते हैं, जैसे गणपति की होती है गणपति विसर्जन में। ठीक है, तो उस पे सरकार कोई भी दखलंदाजी नहीं करती है। प्रोपगेट कर सकते हैं हम अपने बिलीव्स जो भी होते हैं। फिर आता है आर्टिकल 26, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास राइट होते हैं कि वो एस्टैब्लिश कर पाए, मेंटेन कर पाए इंस्टीट्यूशन रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, वो अपने मैनेज जितने भी अफेयर्स है खुद मैनेज कर सके। उनके पास राइट रहता है कि वो प्रॉपर्टी को, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन कर पाए, कोई भी अगर रिलीजियस डिनोमिनेशन है। ठीक है, और उनके पास राइट रहता है टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी। तो आर्टिकल 26 किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अगर कोई भी रिलीजियस बॉडी है, डिनोमिनेशन है, वो अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सकती है। देन कम्स आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 हमें फ्रीडम देता है फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। ये कहता है दैट नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड, किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जाएगा किसी भी रिलीजन के लिए, किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स पे करने के लिए। ठीक है, किसी भी इंसान को फोर्स नहीं किया जाएगा। स्टेट should not spend the public money collected by the way of tax for promotion or maintenance of any particular रिलीजन। स्टेट जो है वो किसी भी एक रिलीजन को मेंटेन करने के लिए जो हमारा टैक्स हम देते हैं, जो पब्लिक मनी है, उसको यूज नहीं करेगा। स्टेट किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा, पैट्रनाइज नहीं करेगा और सपोर्ट नहीं करेगा दूसरे रिलीजन के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब है कि टैक्स सारे रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, किसी एक रिलीजन को स्पेसिफिकली नहीं प्रमोट किया जा सकता है। देन आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 28 के अंडर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा विच इज होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। जो कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर स्टेट फंड से मेंटेन किया जा रहा है उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। तो इससे आर्टिकल 28 हमें फ्रीडम देता है। Then comes Article 29 and 30, which is our cultural rights. Article 29 is protection of interest of minorities. Article 29 कहता है that any section of the citizen, remember any section of citizens, यहाँ पे अभी clearly minority mentioned नहीं है, क्या mentioned है? Any section of citizen किसी भी पार्ट में इंडिया के रिसाइड कर रहा है, जिसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, अपना अलग कल्चर है, उसके पास ये राइट है कि वो अपने लैंग्वेज को, कल्चर को, स्क्रिप्ट को कंजर्व कर सके। तो आर्टिकल 19 ये राइट प्रोवाइड करता है। फर्दर, नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट। किसी भी सिटीजन को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट मेंटेन कर रही है या फिर एड स्टेट कर रही है उसको, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ठीक है, तो आर्टिकल 29 में ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इन विच आर्टिकल is mentioned religious or linguistic minorities।
तो वो आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रहे हैं। इट स्टेट्स एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। आर्टिकल 30 में हम बात करेंगे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 ग्रांट करता है माइनॉरिटीज को, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, सबके पास राइट है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। सारी माइनॉरिटीज के पास राइट है, वो अपने मनपसंद का कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन आर्टिकल 31 हमने पढ़ा कि राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट कर दिया गया। देन आर्टिकल 32 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बारी आया हुआ है, दैट विच आर्टिकल इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसको बोला जाता है? आर्टिकल 32 को बोला जाता है। आर्टिकल 32 सारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए भी तो एक फंडामेंटल राइट चाहिए कि सारे फंडामेंटल राइट सही से इन्फोर्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो आर्टिकल 32 कन्फर करता है राइट टू रेमेडीज। अगर किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो वो अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, उसके लिए भी एक फंडामेंटल राइट है हमारे पास, जो कि है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, so this is it for today. Thank you so much for watching.